हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अभी तक पढ़ा था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसमें हमने कौन चीज क्या क्या पढ़ा था कि डोबराइनर का त्रिक नियम क्या था, उसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या था जिसमें उन्होंने संगीत के नियम को फॉलो किया था। तो हमें आज पढ़ना है मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। उसी में आगे बढ़ते हुए पढ़ना है क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आखिर क्या कहता है उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला बात किया गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो तत्वों का गुणधर्म होता है, यानी तत्वों की जो प्रॉपर्टीज होती है, वो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध रखती है। तो यहाँ आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रिलेशन। ठीक है, तो वो है आपका रिलेशन। जो तत्वों का गुणधर्म है वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध रखती है। यानी क्या कह सकते हैं कि तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, कैसा गुणधर्म? भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म। एक किसी तत्व में कौन कौन से गुण प्रेजेंट होते हैं? तो उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म प्रेजेंट होते हैं, और वह गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन। तो फलन मतलब रिलेशन और फंक्शन की बात हो रही है। तो ये कैसा कहा गया? आवर्त फलन मतलब क्या कि रिपीटेशन मोड में, यानी कुछ समय के बाद क्या होगा, ये रिपीट होते चले जाएगा। कैसे? तो हम देखते हैं दिनों की संख्या, यानी दिन जैसे जैसे बढ़ते, जैसे हर सप्ताह के बाद अगले सप्ताह भी वही दिन आता है। जैसे मान लिया अगर सोमवार, मंगलवार, बुधवार है, तो फिर अगले वीक में भी, अगले सप्ताह में भी वही चीजें आने वाली है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सोम को देखे, सोमवार को, तो फिर वो सोमवार ही आया अगले सप्ताह में पहला दिन। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि जो आपका तत्व है वो जो पहला गुणधर्म है तत्व का, उसी प्रकार का तत्व समान गुणधर्म वाले आगे हमें उसके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से मिलते हैं। तो इन्होंने मेंडलीव ने यह बातें अपने आवर्त सारणी में कही थी। तो सबसे पहले मेंडलीव का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो रूस के साइबेरिया में। कहाँ हुआ था? रूस के साइबेरिया में। और जगह का नाम क्या था? टोबोलक्स था। कब हुआ था? 1834 में। ठीक है, तो कह सकते हैं यह एक रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब ये किससे आखिर प्रेरित हो गए थे? आखिर इन्होंने जो सारणी दिया वो किसकी प्रेरणा को लेकर बनाया? तो उन्होंने न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से प्रेरित हुआ। और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? लगभग 1866 में। कब दिया था? 1866 में। लेकिन इन्होंने प्रेरित होकर 2-3 साल बाद उन्होंने नियम तो बनाए, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ? तो प्रकाशन लगभग 1871-72 के आसपास किसी पत्रिका में हुआ था, जहां पे उन्होंने लोगों को आखिर कुछ बताया कि हाँ, ऐसे भी नियम आवर्त सारणी के बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि यही बात को फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि किसी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, कैसे गुण वाले? समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे हम दिनों की संख्या का देखते हैं क्या कि इस सप्ताह भी वही दिन आ रहे हैं और अगले सप्ताह भी वही दिन आ रहे हैं, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, उसके बाद आखिर मेंडलीव के समय, जैसे न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 ज्ञात थे। डोबराइनर के समय कितने ज्ञात थे? 33 ज्ञात थे। तो आखिर मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 तत्व ज्ञात थे। कितने? 63 तत्व। तो क्वेश्चन पूछता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। और सबसे बड़ी बात कि 63 तत्वों को उन्होंने आवर्त सारणी में डाल दिया था, टोटल का टोटल। उसके बाद बात करते हैं आखिर रासायनिक गुणधर्म जो लिया था उसमें किन तत्वों को इन्होंने महत्व दिया? तो उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने महत्व 2 तत्वों को दिया, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को। तो आखिर इन तत्वों को क्यों ज्यादा महत्व दिया? तो ऐसा इसलिए दिया कि ये जो तत्व होते हैं किसी भी आपके तत्व, यानी किसी भी धातु से या किसी भी तत्व से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं और साथ साथ आपका यौगिक बना लेते हैं। इस कारण से इन्होंने
इन तत्वों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया और ये बहुत ज्यादा सक्रिय तत्व हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा सक्रिय तत्व हैं और ये किसी भी धातु से या फिर थोड़े से अधातु से भी कुछ कुछ अभिक्रिया बहुत तेजी से कर लेते हैं। ठीक है, और यह सब लगभग कहा गया है इस आवर्त सारणी में उपस्थित लगभग सभी तत्वों से ये क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। कौन, आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब बात करते हैं आगे, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु फिर क्या निकल के आता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है कि जो तत्वों से बनने वाले जो आपके सूत्र होते हैं उसमें अगर ऑक्सीजन से कोई तत्व बना तो उसे हम कहेंगे ऑक्साइड, अगर हाइड्रोजन से बना तो उसे हम कहते हैं क्या, हाइड्राइड। यानी H पे अगर कोई तत्व H अगर उसमें सम्मिलित हो गया किसी तत्व आपके तत्व के साथ तो वहां पे आपके लास्ट में हाइड्राइड लगेगा, और कोई तत्व किसी तत्व के साथ सम्मिलित होगा ऑक्सीजन का तो उसके लास्ट में आपके क्या लगेगा, ऑक्साइड लगेगा। और इस प्रकार इसके मूलभूत अवधारणा में वर्गीकरण किया गया। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि समान प्रवृत्ति में रखने वाले तत्वों की कुछ निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो यही बात यहाँ बोला गया है। अब बोला गया क्या, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धि क्या थी, आखिर कौन कौन सी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी। तो सबसे पहला बात कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में रिक्तियां छोड़ी। तो उन्हें क्या ऐसा लगा था कि सच में आगे भी तत्व खोजा जा सकता है, तो उन्हें ऐसा लगा था कि आगे भी तत्वों की खोज हो सकती है, जो कि न्यूलैंड्स को ऐसा नहीं लगा था और वहां पर उन्होंने गलती की थी। फिर उन्होंने क्या किया कि इस कारण से उन्हें लगा कि जब तत्व मिल जाएंगे भविष्य में, इसलिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थानों को खाली छोड़ दिया। अब उन्होंने टाइटेनियम, ठीक है, को 4 में रखा, यानी ग्रुप आपके 4 में, और समूह 3 को में एक स्थान को खाली रखा। फिर आर्सेनिक को समूह 5 में रखा और पास के 2 स्थान को खाली छोड़ते हुए वहां से आगे निकल गए। अब इसमें ऑक्साइड तथा हाइड्राइड से कैसे यौगिक बनते हैं उसकी बात करते हैं। तो आखिर इन सब तत्वों में जैसे फर्स्ट ग्रुप में आप देख क्या होता है, संयोजन में सबसे पहले इसमें संयोजन जानते हैं। संयोजन में आखिर संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता क्या होती है कि जब धातु अपने बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है और कोई दूसरा तत्व उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने बाहरी कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और उसके थ्रू जो यौगिक बनते हैं, ये संयोजकता का नियम कहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है या फिर सोडियम है, तो दोनों की संयोजकता 1 पे 1 माइनस और 1 पे 1 प्लस है, तो दोनों क्या बनाएगा, NaH। तो क्या बना, सोडियम हाइड्राइड। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए के क्या है, पोटेशियम है, और H क्या है, हाइड्राइड है, यानी हाइड्रोजन से बना आयन हाइड्राइड पे H माइनस और K पे 1 प्लस, तो क्या बना KH, यानी पोटेशियम हाइड्राइड। ऐसे ही तत्व यहाँ पे यौगिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रुप में आके किस प्रकार का यौगिक बनेगा, तो इस में R2O, R से आपका क्या है, कोई तत्व है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और दूसरा क्या लिएगा R यानी और H यानी कोई भी तत्व और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पहला ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरे ग्रुप में कौन कौन सा आता है, तो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम दूसरे ग्रुप में आता है। फिर क्या आता है, तीसरे ग्रुप में बोरोन और एल्युमिनियम। तो आखिर इसकी संयोजकता के हिसाब से इसका रिएक्शन होता है, यानी क्या होगा, H से अगर हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाए, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को, तो क्या बनता है, हमेशा H2O बनता है। क्यों बनता है, तो O की संयोजकता -2 होती है और H की 1 प्लस होती है। फिर H की यहाँ पे संयोजकता यहाँ पे हो जाएगी NaH में, H की संयोजकता -1 और Na की 1 प्लस, तो NaH बन जाएगा। फिर यहाँ पे Li में Li2O और LiH बन जाएगा। फिर से Na में Na2O बन जाएगा। फिर K में K2O बन जाएगा। उसी प्रकार आपका Be में BeO और BH2, तो BeO क्यों बना, तो Be पे 2 प्लस आपका कोई उसका चार्ज होता है, और आयन और ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो यहाँ पे बना BeO। उसके बाद
Mg पे कितना चार्ज होता है तो +2 होता है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है तो -2 होता है। तो संयोजकता वाला वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो Mg पे +2 और ऑक्सीजन पे 2-, तो यहाँ पे बना MgO, क्योंकि चार्ज दोनों इक्वल है तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे हम उस चार्ज के आइडेंटिटी को नहीं लिखते हैं। उसके बाद बोला गया MgH2, तो यहाँ पे H पे Mg पे 2+ और H पे 1-, तो यहाँ पे MgH2। तो इस प्रकार ये ग्रुप बनते हैं। फिर यहाँ पे क्या है R2O3 और RH3, ठीक है। तो यहाँ पे बना B2O3 और BH3, तो B2O3 ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो, और हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो BH3, तो B पर जो 3+ था वो कहाँ चला गया, H पे चला गया। फिर Al पे Al2O3 AlH3, ठीक है। ऐसे आपके कुछ कंपाउंड यानी यौगिक बनते हैं। तो उन्होंने क्या भविष्यवाणी भी की थी, तो उन्होंने भविष्यवाणी ये की थी कि अगर जो हमने आवर्त में जो खाली स्थानों को छोड़ा है उसमें कुछ न कुछ तत्व मिलेंगे, जिन्होंने उनका क्रमशः नाम दिया क्या, एक का बोरोन, बोरोन की तरह दिखेगा, एक का सिलिकॉन, सिलिकॉन की तरह बिहेव करेगा, और एक का एल्युमिनियम, और इसका नाम रखा, ठीक है। और यहाँ पर एक्का का अर्थ क्या होता है, तो यह संस्कृत वर्ड से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमें क्या ज्ञात होता था, एक्का जो हमने बोला था संस्कृत का वर्ड है एक, उससे हमें क्या पता चला कि नए मिलने वाले जो तत्व होते हैं वो बोरोन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन से कितने स्थान नीचे है, इसके बारे में हमें पता चला, जो नए मिलने वाले तत्व थे, ठीक है। लेकिन क्या मेंडलीव के समय अक्रिय तत्व या गैसों की खोज हो गई थी, तो उस समय तक अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। लेकिन जब खोज हुई तो इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जीरो ग्रुप पहले ही बना दिया था, और उसमें अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस को उसमें रख दिया गया। उत्कृष्ट गैस है कौन कौन सी, तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन और रेडन है, ठीक है। तो अब इनके सारणी में जो आवर्त सारणी था उसमें किन किन बातों को ध्यान रखा गया, तो आवर्त सारणी में उदर्ग जो स्तंभ, जब खड़े खड़े जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे उनको क्या किया गया, वर्ग कहा गया या उसे समूह कहा गया, ठीक है। तो वो कौन कौन से है क्रमशः, तो क्रमशः 1, 2, 3 से लेकर 8 तक है। तो इसको और विभाजित किया गया, तो हाँ इसे और भी उपवर्गों में बताया गया। तो उसमें क्या क्या नाम दिया गया, वर्ग ए, बी, वर्ग सेकंड और सेकंड बी, तो ऐसे नाम दिया गया, ठीक है। तो आवर्त सारणी में इनमें और क्या था, तो आवर्त सारणी में इनके क्षैतिज कतारें थी जिसे आवर्त कहा गया। क्या कहा गया, आवर्त, ठीक है। और यह 7 थी, लेकिन उस समय तक यह क्या थी, अपूर्ण थी, यानी पूरी तरह से इसमें तत्व नहीं भरे हुए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट तत्व और उसको क्या नाम दिया गया वो जान लेते हैं। तो वर्ग 1 के तत्व, वर्ग जो 1 है उसमें कौन कौन सा तत्व है, तो हमने क्या पढ़ा है, आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रांसियम। तो इसको कैसे याद करने हैं, तो हमने पहले वर्ग के समूह में सबसे पहला आइटम आपका एलिमेंट कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। तो कैसे याद करेंगे, हॉलिना के रूबी कैसे फ्रांस गई, हॉलिना के रूबी कैसे फ्रांस गई। तो यहाँ पे ह से हाइड्रोजन, लिथियम, ली से ना से सोडियम, के से पोटेशियम, आर से रुबिडियम, उसके बाद कैसे से सीजियम और फ्रांस मतलब फ्रांसियम। तो इसको कौन सी धातुएं कहते हैं, इसे हम क्षार धातुएं कहते हैं। कौन सी धातुएं, क्षार धातुएं। अब नेक्स्ट है सेकेंड ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप में कौन कौन सा आता है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। इसे कैसे याद करेंगे हम, तो इसे याद करेंगे बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा। इसे हम कैसे याद करेंगे, ऐसे। और इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। तो वर्ग 2 के जितने भी तत्व उसे क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु, और पहले वाले को क्षार धातु है। अब नेक्स्ट है वर्ग 6। वर्ग 6 का जो एलिमेंट है उसका कौन कौन सा नाम है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम और पोलोनियम। तो इसको कैसे याद करेंगे,
ओ सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट, क्या बोला गया है, ओ सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे क्या करें, ओ से ऑक्सीजन, सुल्तान से सल्फर, और से सेलेनियम, और टेलीग्राम से आपका टेलुरेनियम, और पोस्ट से पोलोनियम। नेक्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं, चाल्कोजेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाल्कोजेन। अब नेक्स्ट है आपका वर्ग 7 में एफ यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टाटीन। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो याद करेंगे फ्रूटिकलबरियात में, क्या याद करेंगे, फ्रूटिकलबरियात में। और इसको हमने क्या नाम दिया, इसे कहा हमने हैलोजेंस ग्रुप, क्या कहा, हैलोजेंस ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में आखिर कमियां थी, दोष कौन कौन से थे। तो इनके में सबसे पहला दोष था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या था कि उसको क्षार धातुओं के साथ भी रखा गया था और हाइड्रोजन के साथ भी रखा गया था, ठीक है। और इस दोहरे गुण के कारण इसको वर्गों में कौन कौन, वर्ग 1 और वर्ग 7 दोनों में रखा गया था। लेकिन ये कैसा गुण अपनाता है, तो देख लीजिए, क्षार धातु है तो वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कैसा बनाता है, HCl यौगिक बनाएगा और NaCl। लेकिन जैसे ही वह अगर हाइड्रोजन ग्रुप में चला गया तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैसे बनाए, H2O, Na2O, H2S और Na2S। तो इस तरह से धातु की तरह हाइड्रोजन भी क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं, एक जैसे सूत्र वाले। जैसे अगर आप देखें हाइड्रोजन से यहाँ पे बना HCl, NaCl, या ऑक्सीजन से बना H2S, आपका H2O ऐसा बन गया, सल्फर के साथ H2S बन गया, ठीक है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन की तरह, हाइड्रोजन कौन कौन सा है आपका, फ्रूटिकलबरियात में ये वाला ग्रुप, फ्रूटिकलबरियात में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटीन, ऐसा द्विपरमाणु अणु भी बनाते हैं, कौन, हाइड्रोजन, H2 जैसे Cl2, H2, O2, F2, ये सब बनाते हैं। इसके बाद इसके आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं होता है। तो आखिर फिर समस्थानिक होते क्या होंगे, तो समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, यानी Z भिन्न होता है, लेकिन उसका रासायनिक गुण और परमाणु संख्या यानी समान होता है, उसी को कहते हैं समस्थानिक। तो अगर समस्थानिक संभारिक का वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, पीछे जाके आप देख सकते हैं। फिर तो कहा गया है इसके लिए, इसके बाद इनका पता चला कि ये जो समस्थानिक है उसको इसमें स्थान देना चुनौतीपूर्ण बन गया, ठीक है। अब कहा गया क्या कि अधिक द्रव्यमान वाले जो तत्व थे उनको कम द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले रख दिया गया, ये इनका एक दोष था, ठीक है। जैसे आर्गन का द्रव्यमान 40 था और पोटेशियम का 39 था, तो आर्गन को पहले रखा गया, पोटेशियम को बाद में, ये गलत हो गया। फिर कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकेल को बाद में, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि कोबाल्ट का द्रव्यमान क्या था, ज्यादा था। अब बात करते हैं क्या, 8वें वर्ग में इन्होंने 3 तत्वों को एक साथ समूहित कर दिया, जो कि यह चीज इस आवर्त सारणी के लिए क्लियर नहीं हो पाया, मतलब ये निर्धारित गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब कहा गया कि कुछ समान गुण वाले तत्वों को, जैसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कॉपर है, हाइड्राजेरम है, अर्जेंटम है, टाइटेनियम है, एरम यानी गोल्ड और प्लेटिनम है, बैरियम या लेड Pb को भिन्न भिन्न स्थानों पर रख दिया, जबकि ये समान गुणधर्म वाले थे, ये भी इनका दोष हो गया। अब दुर्लभ मृदा तत्व, जो दुर्लभ मृदा तत्व थे या जो दुष्प्राय तत्व थे, उनको एक ही साथ समूह 3 में यानी वर्ग 3 में एक ही साथ रख दिया। तो आखिर दुष्प्राय जो दुर्लभ मृदा तत्व थे वो कौन कौन से हैं, तो एक्टिनाइट्स और लेंथिनाइट्स जो होते हैं वो दुष्प्राय मृदा तत्व होते हैं, ठीक है। और ये F ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आखिर S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक में कितने कितने तत्व उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। द जॉब जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए।